आज जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कैबिनेट बैठी तो उसने जो बीते 15 महीनों से इंतज़ार था, जिसको देश इज़राइल को भी और तमाम दुनिया के लोगों को, कि जो हमास और इज़राइल के बीच में युद्ध चल रहा है उस पर विराम लग जाए, उस युद्ध विराम पर मोहर लगा दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित पटेल। बीते दिनों से ही देश में युद्ध और तनाव की स्थितियां थी, खास करके इसराइल की बात की जाए तो फिलिस्तीनी एक तरफ जो थे, यानी हमास, उसका जो एक मिलिटेंट ग्रुप था उसके बीच में, और जो इजरायली सेना थी इसके बीच में 7 अक्टूबर साल 2023 से ही लगातार युद्ध चल रहा था। काफ़ी प्रयासों के बाद में आखिरकार 15 महीने के बाद ही सही इस युद्ध विराम पर अब जो मोहर लगा दी है, इसके बाद में ये माना जा रहा है कि कल यानी रविवार से ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाएगा और एक युद्ध विराम हमको देखने को इसमें मिल सकता है। यदि बात करें इसराइल के प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने आज सुबह कैबिनेट की बैठक ली और जिसमें उनके 24 यानी 24 कैबिनेट मंत्री ने इसके समर्थन में, यानी उन्होंने कहा कि अब युद्ध विराम हो जाना चाहिए, और 8 मंत्रियों ने इसके विरोध में वोट किया। तो ये 24-8 के जो मतदान से ही इसकी मंजूरी मिल गई। साथ ही साथ इसके जैसे इसकी मंजूरी मिली, वैसे ही जो वहाँ का न्याय विभाग है इसराइल का, उसने एक सूची जारी की जिसमें कि जो फ़िलिस्तीनी लोग थे उनको छोड़ने की बात की। तो तकरीबन 95 यानी 95 लोगों के जो बंदी थे, अब युद्ध होता है तो उसमें कई लोग बंदी हो जाते हैं क्योंकि सेना आक्रमण करती है और कई लोगों को उठा लाती है, तो उनकी रिहाई की एक सूची भी बनाई है जिसमें तकरीबन 69-70 के करीब महिलाएं हैं, तकरीबन 16-17 उसमें पुरुष है और 8-10 उसमें छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। तो इनकी एक बाकायदा एक सूची भी जारी कर दी है और इनको छोड़ने की बात की जा रही। उधर जो गज़ा है फ़िलिस्तीनी, तो गज़ा में भी जो हमास है उसने भी एक बाकायदा एक कहा है कि हम भी जो इजरायली सेना के और इजरायली जो लोग हैं वो जो बंधक है उन बंधकों को छोड़ देंगे। तो ये सीज़फायर डील जो हुई है, इसमें अमेरिका, कतर और काफ़ी अन्य देशों का भी एक बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने ही उसकी एक जो बोलते हैं ना बीच में मीडिएटर का काम किया है। खास करके यदि मैं बात करूँ अल थानी जो कि कतर के प्रधानमंत्री जी है, उनका इसमें काफ़ी बड़ा एक योगदान रहा है। अच्छा, ये जो डील है ये एक पूरी चरणबद्ध तरीके से फेज़ वाइज होगी, जिसमें पहला फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़, ऐसा पूरा इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसमें कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में इसको पूर्ण रूप से चरणबद्ध तरीके से इसको अंजाम दिया जाएगा। तो मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बताते चलता हूँ कि कैसे इसका वो चरणबद्ध तरीके से इसको मंजूरी मिली है। तो यदि मैं बात करूँ तो जो 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी को, यानी कल रविवार, तो रविवार से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि पहले जो बंधक है, तो इसमें 19 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक, 19 जनवरी से 1 मार्च तक में जो गाज़ा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। मतलब अब इसमें कोई भी कहीं भी घटना देखने को आपको नहीं मिलेगी, ना उधर से फायर होगा ना इधर से कोई फायर होगा। इसमें जो 33 इजरायली बंधक है, तो 33 इजरायली बंधकों को रिहा करने की रोजाना बात की गई। मतलब कि उधर से क्या करेंगे कि 33 जो इजरायली बंधक है उनको हमास जो है वो मुक्त करेगा, और उससे उसके बदले, अच्छा, एक बंधक जैसे इसराइल का वो एक बंधक छोड़ेंगे तो इधर से ये 33 बंधक छोड़े जाएंगे। मतलब वो इसराइल का एक बंधक छोड़ेंगे, वो इसराइल देश उनका 33 बंधक छोड़ेंगे, और यदि वो महिला सैनिक होगी तो उसके बदले 50 फिलिस्तीनियों को, यदि महिला सैनिक इसराइली होगी तो उसके बदले इनको 50 सैनिकों को 50 फिलिस्तीनियों को छोड़ना होगा। अच्छा, दूसरे फेज़ की यदि मैं बात करूं तो ठीक 16वें दिन, यानी 1 मार्च के बाद लगभग 2 मार्च से, तो ये 3 फरवरी से 2 फरवरी, सॉरी, तो 2 फरवरी 3 फरवरी के दिन से ये जो चालू होगा, तो सब कुछ यदि ठीक ठाक रहा तो इसमें काफ़ी एक बड़ा जो एक्सचेंज होगा, यानी अदला बदली हो जाएगी। तो हज़ारों हज़ार लोगों की इसमें जो कैदी है। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा था, तो इसमें कई हत्या के प्रयास और अन्य अन्य प्रयासों के जो अनेक कैदी भी थे जो फिलिस्तीनी थे, तो वो भी वहाँ इसराइली जो जेलें हैं उसमें बंद है, काफ़ी टाइम से बंद है वो। तो वो जो लोग हैं, वो जो कैदी है, तो वो कैदियों को भी रिहा करने की इसमें बात की है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई वो कुछ युद्ध के दौरान हुआ होगा और बेकसूर है युद्ध में, तो इस प्रकार से जब युद्ध विरामी हो गया है तो अब उसका कोई
औचित्य रह नहीं गया है कि उनको वहाँ बंद करके रखा जाए। तो इसराइल तकरीबन 1000 जो फ़िलिस्तीनी कैदी हैं उनको भी रिहाई करने की बात कर रहा है, जिसमें से कुछ कैदी लगभग 200 की तादाद बताई जा रही है, 190 कैदी, तो तकरीबन 15 साल से सज़ा काट। अच्छा, इनके जो युद्ध की वो है जो आधार वो काफ़ी पुराना है, ऐतिहासिक है, तो इसलिए इसमें काफ़ी बहुत कई सालों से ये घटनाक्रम एक दूसरे के प्रति देखने को मिलते थे। और आखिरी में ये जो युद्ध है इसकी परिणति हुई थी, जो कि 2023 के साल से 7 अक्टूबर से ये चल रहा था। अच्छा, इसमें फिर तीसरे फेज़ में यदि मैं बात करूँ तो तीसरे फेज़ में जो, अब देखो कहीं भी छोटी मोटी जब एक लड़ाई होती है तो उसमें तो कितना नुकसान हो जाता है। तो ये तो एक युद्ध हुआ था, एक भीषण त्रासदी थी ये मानव के लिए। तो इसमें लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां जली है, कई लोगों का जीवन गया है, कई आज इमारतें खाक हो गई है। तो एक जो शहर उजड़े हैं तो उन शहरों को बसाने की भी एक कवायद शुरू होगी, तो इसमें एक लंबा समय लगेगा। अब शहर बसाने में, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि घर बसाने में सालों लग जाते, उजाड़ने में एक पल में उजड़ जाता है घर। तो वैसी ही कहानी थी उस शहर की भी, कि शहर तो बसते हैं सदियों में, शहर तो बसते हैं सालों में, पर उजड़ जाते हैं, एक रॉकेट दागा आपने वो पूरा शहर क्या हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। तो वैसे कुछ नज़ारा वहाँ भी, आज आप वहाँ सड़कों पे देखो, अपन देखते हैं न्यूज़ में ही, मीडिया के माध्यम से, तो कैसे आज इमारतें जर्जर हो चली है, कैसे वहाँ लोग चीख रहे हैं। तो ये जो बसावटें हैं इनको वापस से बसाना, तो इसमें 3 से 5 साल का जो समय लगेगा, तो वो इसका तीसरा फेज़ इसमें माना जा रहा है इस डील का, कि वो जो गज़ा में जो एक विनाश हुआ है तो उस डिस्ट्रक्शन को भी क्या करना है, उसको बनाना है, वो बसावट पहले की तरह, यानी कि जैसे वहाँ पहले लोग रहते थे वैसे वो रहे सुकून से, वो पूरी इमारतें वैसी बस जाए। तो इसके लिए एक प्रयास करना पड़ेगा और सब लोग साथ में मिलकर प्रयास करें, और इसके लिए भी लगभग 5 साल, एक पंचवर्षीय का समय रखा गया है। अच्छा, यदि मैं बात करूँ इस पूरी डील की, तो इस पूरी डील में जो एक नाम सामने आया था, तो ये नाम था ये कतर के प्रधानमंत्री का। तो कतर के जो प्रधानमंत्री थे तो अल थानी, तो इनका ये जो ये हीरो बन के इसमें निकले हैं पूरे इसमें, क्योंकि इन्होंने इसमें मध्यस्थता करवाई है। ये जो पूरी हमास और जो इजराइल है इसके बीच में जो मध्यस्थता का काम किया, इसमें 2 लोग महत्वपूर्ण थे, जिसमें अल थानी जी और कहीं ना कहीं अमेरिका भी इसमें एक मध्यस्थता की भूमिका में था। तो यदि पूरे तरीके से बोला जाए तो अल थानी जो है तो इनका एक नाम आता है इसमें। अच्छा, यदि और भी बात करें तो इसमें 7 किरदार मेन अहम थे, जो 7 लोग थे जिसने ये भूमिका निभाई कि जो एक सीज फायर की डील में ये महत्वपूर्ण 7 लोग थे। तो इसकी यदि हम नाम देखें तो डेविड बार्निया, तो डेविड बार्निया जो थे ये इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, मोसाद वहाँ की खुफिया एजेंसी है, और इसको विश्व की सबसे या ताकतवर बोल सकते हैं, अच्छी तो क्या है, मतलब एक ताकतवर या इंटेलिजेंस के मामले में टॉप की एजेंसी मान सकते हैं। तो उसी की ये निदेशक है, डायरेक्टर है उसके, उसके मुखिया है ये। तो ये लीड भी कर रहे थे इसराइली टीम को, और नेतन्याहू को ये सलाह भी देते रहते हैं, मतलब सलाहकार उनके, तो उसकी परिषद में शामिल। तो ये डेविड बार्निया का नाम आ रहा है। अब रोनेन बार ये दूसरे हैं, वहाँ पे एक शिनबेट एजेंसी है, वही सिक्योरिटी एजेंसी है, तो उसके ये मुखिया है। उस इन्होंने भी पूरी जो गतिविधि है पूरे टाइम पे युद्ध में उस पर नज़र रखी थी। अच्छा, ब्रेट मैकगर्न है जो ये बाइडेन के सलाहकार है, जो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अमेरिका और कतर ये 2 देश रहे जिसने पूरी जो मध्यस्थता है उसमें भूमिका निभाई। तो ये उनके सलाहकार थे बाइडेन को, ये जो बाइडेन साहब को पूरी युद्ध की बताते रहते थे क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है, वो जो सलाह देना उस पर कि क्या कुछ आप उस पर बात करो। कहने का मतलब ये है कि ये लोग पूरे टाइम जो घटनाक्रम चल रहे थे उनकी बारीकी से उसको देख रहे थे, और एक दूसरे से बात करके जो सहयोग का जो मार्ग है, जो कोऑर्डिनेशन का मार्ग है, उसको कहीं ना कहीं स्थापित करने में लगे हुए थे। अभी इसमें एक और नाम आता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, ये कतर के प्रधानमंत्री जी है। अच्छा, अमेरिका और इसराइल की जो डायरेक्ट कोई कनेक्शन था नहीं पहले वैसे देखने को, तो ये जो प्रधानमंत्री जी थे कतर के, तो इन्होंने एक चैनल बनाया और इन्होंने कहीं ना कहीं इसराइल को अमेरिका से जोड़ा। कहने का मतलब ये है कि जब इसराइल और अमेरिका की बात बनने लगी तो अमेरिका के एक कहने पे आप बोल सकते हो मोटे तौर पे, क्योंकि अभी आपने देखा कि सत्ता परिवर्तन हुआ है अमेरिका में, वो सत्ता परिवर्तन अब कल वैसे 20 तारीख को रखा ही गया है वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह पर, तो उसके पहले यदि इस प्रकार की सीज फायर की डील होती है तो कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का जो हाथ है या अमेरिका की सुन रहा है, जिसको मैं एक आम भाषा में कहूँ बोलचाल की,
कि जो अमेरिका की उसने बात सुन ली है और उसी की बात को रखने के लिए ही सही उसने सीज़ फायर, क्योंकि नेतन्याहू जी पिछले दिनों हमने देखा कि वो इस सीज़ फायर डील को लेके कहीं ना कहीं एक सकते में थे, मतलब वो सोच विचार में पड़ जाते थे। नहीं, उनका 2 4 5 दिन उन्होंने समय भी लिया और काफ़ी आखिरी समय में उनने इस पर एक मोहर लगाई है, क्योंकि ट्रंप के तीखे रवैये के चलते भी ये मोहर लगे इसमें। क्योंकि जो ट्रंप का रवैया है वो आप सबको पता ही है कि काफ़ी फायर ब्रांड नेता है वो, और उन्होंने यदि कुछ बोल दिया है और उसको नहीं माना तो वो हो सकता था कि वो अमेरिका का पक्ष साइड में रख के उसे व्यक्तिगत ले लेते, वो व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं इसराइल के ऊपर हावी हो जाते। वो ये नेतन्याहू बहुत अच्छे से समझते थे इस बात को, और इसीलिए भी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करके सीज़ फायर की जो डील है उस पर दस्तखत अपने दिए। तो अब अगला नाम इसमें आता है स्टीव विटकॉफ का। ये डोनाल्ड ट्रंप अभी जो वहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं, तो उन्होंने भी एक अपना आदमी भेजा था दूत के रूप में, वो भी पूरी घटनाक्रम पे नज़र करके और डोनाल्ड ट्रंप जी को पूरी बात बता रहे थे। और उन्होंने भी जो नेतन्याहू है और जो कतर के प्रधानमंत्री जी उनसे कतर की जो राजधानी दोहा, तो ये दोहा में पूरी इनकी बैठकें होती रही। अच्छा, उसमें इजिप्ट भी आता था, इजिप्ट, तो ये पूरे लोग बैठ के जो वहाँ पे एक बैठकें करते रहे, पूरी चर्चाओं का दौर वहाँ चलता रहा कतर में, और उन चर्चाओं के दौर से ही ये सीज़ फायर डील का जो एक अमृत निकला है, जिसको बोल सकते हैं कि ये पूरी चीज़ें वहीं हुई है। अब हसन रशद, ये मिस्र की जो जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी है। अच्छा, मिस्र इजिप्ट का भी इसमें पूरा एक रोल रहा है, तो उसकी जो एजेंसी है उसके ये डायरेक्टर है। और आखिरी में खलील अल हैया, ये फ़िलिस्तीन जो कि एक पक्ष था युद्ध में, एक पक्ष हमास फ़िलिस्तीन देश है वो, हमास उसकी जो मिलिटेंट ग्रुप है वो एक पक्ष था और दूसरा पक्ष इसराइल था। तो जो दूसरे पक्ष के थे यानी फ़िलिस्तीन की पॉलिटिकल विंग के कार्यवाहक अध्यक्ष भी थे, ये हमास की तरफ से मिस्र और कतर के जरिए क्या कर रहे थे, ये भी एक जो बातचीत का एक रास्ता इख्तियार कर रहे थे, एक बातचीत का एक रास्ता बना रहे थे। तो ये जो 6-7 लोग थे ये मेन उसमें रोल में रहे, वो पूरी जो चर्चा और इनके ऊपर टिका था, वो इन्हें कहीं ना कहीं इनके योगदान से इनकी जो बातचीत हुई, इनके ही जो पूरे विचार थे उसमें, और उन्हीं का ये अपने को एक परिणति देखने को मिली कि कहीं ना कहीं ये जो डील आज अपने को देखने को मिल रही। अच्छा, मैं यदि इस पूरे युद्ध की आपको टाइमलाइन बताते चलो कि जो इसराइल और हमास का जो एक वॉर हुआ था, तो इसकी यदि हम टाइमलाइन की बात करें तो साल आज से लगभग 15 महीने पहले की बात है, अक्टूबर की, साल 2023 के अक्टूबर की बात है ये। तो 7 अक्टूबर के दिन क्या होता है कि एक हमास इसराइल के ऊपर अटैक करता है। अच्छा, उसमें 1200 इसराइली लोग मारे जाते हैं। भाई, आप पे मैं अटैक करूंगा तो आप चुप तो रहेंगे नहीं, तो आप भी फिर क्या करोगे, उसकी जवाबी कार्रवाई करोगे। तो दूसरे दिन ही 8 तारीख के दिन, यानी 7 को इन्होंने की 2023 में, 7 तारीख के दिन उसमें 1200 लोग उसके मारे गए। अब उनने फिर जवाबी कार्रवाई की और 8 तारीख के दिन जब इसराइल की तरफ से हमला होता है उसके गजा शहर पे, जो गाज़ा शहर, गाजा पट्टी आपने खूब पिछले साल न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, तो उसमें एक एयर स्ट्राइक होती है और तकरीबन 700 लोग तो वहाँ मर जाते हैं और 1500 लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। यानी कि लगभग सीधे मोटे तौर पे कहूँ तो 2-2.5 हज़ार लोग उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जंग का रूप, यहाँ से जंग की जो है न्यूज़ तैयार होती है, वो ये चालू हो जाती है लड़ाई, और फिर एक दूसरे पे हमलों का दौर चालू हो जाता है। फिर उसी में 15 नवंबर के दिन क्या होता है, इसराइल सेना जो है, इसराइली सेना जो गाज़ा का सबसे बड़ा अस्पताल था अल शिफा हॉस्पिटल पे कब्जा कर लेते हैं ये लोग वहाँ जाके। कहने का मतलब कि अब ये अंदर की तरफ चले गए, है ना भाई, घुस जाता है उसके उसमें बाउंड्री में, और वहाँ पे उसके हॉस्पिटल पे कब्जा कर लिया। अब 21 नवंबर के दिन एक घटनाक्रम देखने को मिलता है कि एक हफ्ते के लिए ही सही पर युद्ध विराम हो जाता है। भाई, दोनों तरफ से अब कोई घटनाएं, अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिलती है कि यार इसने इस पर बम फेंका या इसने इस पर कोई वॉर किया, तो इस प्रकार की कोई घटना एक हफ्ते तक तो सुनने को नहीं मिली। और 240 जो महिलाएं थी तो उसको भी रिहा कर दिया, फिलिस्तीनी महिलाओं को इसराइल ने, और लगभग कुछ बच्चों को भी, जो नाबालिग बच्चे थे उनको भी इनने क्या कर दिया, इसमें इनने रिहा कर दिया। तो बच्चों को भी रिहा कर दिया और महिलाओं को रिहा कर दिया। बच्चे और महिलाएं संवेदनशील होते हैं, वो युद्ध की इस घड़ी में यदि वो रिहाई करता है तो बड़ा दिल कहीं ना कहीं उसने दिखाया होगा। अब 26 तारीख के दिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेती है, वो इसराइल से कड़े शब्दों में भाई उसको बोलते हैं कि अब तुम युद्ध विराम को क्या करो, रोक, ये युद्ध जो है इसको रोक दो, और युद्ध विराम के क्या दे देती है, आदेश दे देती है। खैर, युद्ध विराम का आदेश
जैसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है तो उसका आप सबको पता है कि कुछ उतना मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि उसकी कोई पॉलिसिंग व्यवस्था तो है नहीं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट केवल सलाहकारिता बस भर रह गई है। उसके आदेश को जो पीएम है नेतन्याहू उन्होंने माना नहीं। खैर मई का महीने आते आते तक कहीं ना कहीं हमास को लगा कि ठीक है यार, इसको मान लेना चाहिए, और उन्होंने इस बात से सहमति जताई भी कोर्ट की इस बात से। खैर इसराइल की जो प्रधानमंत्री उनने इससे असहमति जता दी, और फिर 6 महीने के दिन जो 6 मई के दिन इसका प्रस्ताव हमास ने तो माना, पर इसराइल ने इसका प्रस्ताव माना नहीं। कहने का मतलब वो युद्ध में क्या बने रहना चाहते थे। अब 2 जुलाई के दिन इसराइल ने 2 बड़े शहरों, एक खान यूनिस और एक जो इसका राफा शहर है, तो उस पर क्या कर दिया, एक अटैक कर दिया, एक सैन्य हमला कर दिया। उसमें बहुत बड़ा अटैक हुआ, उसमें काफ़ी लोगों की, क्योंकि 2 बड़े बड़े शहर थे, उस पर जैसे ही अटैक हुआ काफ़ी लोग मरे, काफ़ी जनधन की हानि हुई, एक विध्वंसकारी अटैक था। अच्छा, इजराइल सेना ने 1 अगस्त के दिन जो वहाँ के कमांडर थे, कहाँ के, हमास के, तो वो मोहम्मद देफ को मार डाला। अच्छा भाई, कोई सेना लड़ रही हो और उसका कमांडर ही मर जाएगा तो फिर क्या होगा। टारगेट करते हैं ना कि भाई कप्तान को निपटाओ, तो उनने क्या किया कि जो कप्तान था उसका मोहम्मद देफ, उसको मार दिया। हमास क्या है, एक मिलिट्री विंग है, उसके एक कप्तान थे, यानी उसके कमांडर इन चीफ थे, इनको मार दिया। उसी के बाद बेरूत में एक हमला होता है, हवाई हमला, सितंबर में 28 सितंबर के दिन। उसमें भी क्या है, हसन नसरुल्ला जी, हसन नसरुल्ला थे एक, तो हसन नसरुल्ला थे एक जो हिजबुल्लाह के कमांडर थे, हसन नसरुल्ला, उनको इनने ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसके पहले तुमको एक और घटनाक्रम देखने को मिला होगा कि एक पेजर ब्लास्ट होता है, वो 17-18 सितंबर के दिन की घटना है। तो वो एक पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के कई लोग मर जाते हैं, उसमें वो इसराइल, उसका एक पता आ जाता है कि इसराइल के द्वारा ये किया गया। वो पेजर आता है ना जो एक वॉकी टॉकी पेजर, तो उससे बात करते थे, और क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन की एक डिवाइस है, तो अपने आपस में लड़ाकों से वो बात करते थे, एक संपर्क में उससे रहते थे। उसको ब्लास्ट करके उसमें काफ़ी उसके जो लड़ाके थे हिजबुल्लाह के, वो उसमें मर जाते हैं। तो ये पूरा इसमें घटनाक्रम अपने को इसमें देखने को मिला है। यदि अगली बात करें तो इसराइल के रफा में जो वही हमास के फिर एक बड़े नेता थे याह सिनवार, तो उनको मार दिया गया इसराइल के द्वारा। तो ये जो जितने भी बड़े बड़े मिलिटेंट ग्रुप जो हमास था उसके जो नेता है उसको इसराइल मार दिया। और कहने का मतलब ये है कि हमास को पूरे ख़त्म करने की, कि अब हमास को क्या करना है, जड़ से ख़त्म कर देना है। वो इस प्रकार से पूरे युद्ध कहीं ना कहीं चलता रहे। अच्छा, उसकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल पे भी काफ़ी हमले इस दिनों होते रहे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजाइन, अब जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोला कि भाई अब तुम संघर्ष विराम यानी युद्ध विराम कर दो, उसके बाद भी यदि उसकी बात नहीं मानी है तो उसने क्या कर दिया, आखिर में एक वारंट जारी कर दिया। अच्छा, गिरफ्तारी वारंट तो जारी कर सकती है आईसीसी ने, जैसे मैंने अभी बताया, पर उसके पास कोई पुलिस तो है नहीं कि उठा लाए। जैसे हमारे यहाँ कोर्ट कोई आदेश जारी करती है तो हम यदि कोर्ट के पास नहीं जाएंगे तो हमको पुलिस घर से उठा ले जाएगी, पर ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं उसके उसमें कि पुलिस उसको उठा ले, तो हुआ कुछ नहीं। तो अब आखिरी में अमेरिका के जब नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी बन के आए, वहाँ पे चुनाव में उनकी विजय हुई, तो उन्होंने एक कड़े रूप में कहा कि अब सीज फायर करो, और उसी की परिणति हमको कहीं ना कहीं आज जो ये देखने को मिला है कि उसी के नतीजन हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।